नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल हैं और इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के लिए उन्होंने जो सपना देखा था, वो सपना मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज की इस 46वें चरण में मैं भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। ये देखिए, ये है हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान। क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान जो है वो दुनिया भर में जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान है। जैसे कि हमने पहले कुछ पूर्व चरण में देखा है, संविधान सभा का निर्माण हो गया था नवंबर 1946 में और करीबन 3 वर्षों के कठिन प्रयत्नों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो गया, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, जिसमें 8 शेड्यूल्स थे। और ये जो अंतिम मसौदा तैयार हो गया, जिसकी चर्चा हमने पिछले चरण में की थी, इसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा को पेश किया। वो दिन था 25 नवंबर 1949 और दूसरे ही दिन 26 नवंबर 1949 को वो संविधान पारित हो गया और उसके ठीक 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 इस महान दिन को हमारा भारत देश प्रजासत्ताक बन गया। हमारे देश का जो संविधान है वो केवल लंबाई में सबसे बड़ा नहीं है, वो दुनिया की जो चिरस्थायी संविधान है उसमें से एक ये संविधान है। कुछ वर्ष पूर्व 3 अमेरिकन स्कॉलर्स ने, जिनका नाम था एल्किंस, गिन्सबर्ग और मेल्टर, इन्होंने 2009 को एक किताब का प्रकाशन किया जिसका शीर्षक था द एंड्योरेंस ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो राष्ट्रीय संविधान है उनका बने रहने का, टिके रहने की उनकी क्षमता। ये जो 3 स्कॉलर्स थे, उन्होंने दुनिया भर में जितनी भी संविधान का निर्माण हो गया था 2009 के पहले 220 वर्षों में, यानी कि 1789 से लेकर 2009 तक, सो इन 220 वर्षों में जितनी भी संविधान की निर्मित हो गई थी, उन सब का अभ्यास करके एक नतीजा, एक निष्कर्ष उनके अभ्यास से निकला। वो ये था कि किसी भी संविधान की आयु जो होती है वो औसत आयु होती है केवल 17 वर्ष। आपने ठीक से सुना, केवल 17 वर्ष। और हमारा संविधान देखिए,
हमारे संविधान की तरफ देखिए, अभी अभी 74 ईयर्स पूरे हो गए और फिर भी वो पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। लोगों को एक दूसरे से, सारे भारतीयों को जोड़ने का जो महत् कार्य है वो अपना संविधान आज तक कर रहा है। क्या आप जानते हैं इसी दौरान पाकिस्तान में कितने संविधान बन चुके? 3 संविधान। और कई बरस तो ऐसे थे कि जहां पाकिस्तान में संविधान ही नहीं था। क्या अपने आप में ये बात स्पष्ट नहीं करती संविधान का महत्व क्या होता है? पाकिस्तान ने जो चला है और चलते आ रहा है, उसको अगर देखेंगे तो संविधान का, अच्छे संविधान का महत्व क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। देखिए, भारत की ओर दूसरा महायुद्ध होने के बाद एशिया के कई देश, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। मेरे ख्याल से कुछ 12 देश थे। इन 12 देशों में सब जगह लोकतंत्र ने अपना जड़ नहीं संभाला है। बहुत कम देशों में लोकशाही, लोकतंत्र ये जड़ पकड़ के बैठा है। और इसमें सबसे जो तेजपूर्ण जो देश है इसमें, जहां लोकतंत्र ने जड़ पकड़ी है, वो है हमारा भारत देश। वैसे आप में से कई लोग जानते होंगे कि विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे और दुनिया भर के नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत ये इतना बुरी तरह से विभाजित हो गया है, जातों में, धर्मों में, भाषाओं में, और वो इतना उसका बंटवारा हो गया है कि वो इस देश में लोकतंत्र कभी टिक नहीं सकता है। कुछ वर्षों में ही ये टूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था 1947 में। इस बात को 74 इयर्स बीत चुके और हम अब क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा देश आबादी के हिसाब से, और जहां लोकतंत्र कार्यरत है और अच्छी तरह से कार्यरत है, ऐसा महान देश आज कौन सा है? वो है हमारा भारत देश। हमारा जो संविधान है, इस संविधान के पीछे जो फलसूफी है, वो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसमें बहुत अच्छी तरह से प्रतीत होता है। मैं हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल जो है, वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। बहुत ही उत्कृष्ट लेखन का यह नमूना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निधर्मी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत ही लेखन का एक उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। यह हमारा प्रियम्बल है, यह हमारे उद्देश्य का है। हमारे संविधान की जो उद्देश्य का है उसमें हमारे देश का जो भाव मूल्य है, मूल्य भाव है, जो उसकी फलसफी है, जिसके बलबूते पर भविष्य के भारत का, आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है, वो सब इस उद्देशिका में प्रतीत होता है। इस उद्देशिका में भारतीय लोगों की आशा, आकांक्षा, उनकी कामनाएं, इनका प्रतिबिंब होता है। और जो कायदा मंडल है उसके लिए जब कोई परेशानी होती है, जब कोई दुविधा होती है, तो उसे रास्ता दिखाने का मार्गदर्शक दीप के रूप में भी ये उद्देश्य का काम करती है। वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, संवैधानिक मूल्य जो है, वो पूरे संविधान में छा गया है। फिर भी उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा नजर आती है वो संविधान की उद्देशिका में। और इसमें जो मूल्य भाव बताया गया है, इसमें जो संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं, वो है सार्वभौम, समाजवादी, निधर्मी, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और एकता और देश की अखंडता। ये सारा जो मूल्य भाव है, उसकी जो आत्मा है, वो इसमें प्रतीत हो जाती है। 1965 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था जिसको बेरुबरी केस के नाम से पहचाना जाता है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, ये कोई हमारे संविधान का अविभाज्य भाग नहीं है, अविभाज्य हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से किसी को भी सत्ता, किसी प्रकार की सत्ता का उगम, उत्पत्ति वहां से नहीं होती है, इसलिए। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती केस हो गई, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला निर्णय विफल कर दिया और उसकी जगह पर जो नया निर्णय लिया, उसमें यह कहा गया था कि ये जो उद्देशिका है, ये न केवल भारतीय संविधान का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन उसके आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसका ये हिस्सा है। चाहे वो किसी सत्ता का उगम स्थान ना हो, फिर भी संविधान की जो आत्मा है, आत्मा का निदर्शक है हमारा संविधान की हमारी उद्देशिका। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका ये संविधान के मूल ढांचा का एक हिस्सा है और इसी कारण संविधान में अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन संविधान में आप जो अमेंडमेंट करेंगे, दुरुस्ती करेंगे, सुधार करेंगे, उससे उसका जो मूल
ढांचा है उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब है कि में राज्य घटना में, संविधान में सुधार जरूर आ सकता है, लेकिन मूल ढांचे को हाथ लगाए बिना। इसी का फायदा उठाकर 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हो गई, उस अमेंडमेंट के तहत उद्देशिका में अतिरिक्त 3 शब्दों का अंतर्भाव किया गया। वो शब्द थे सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी निधर्मी, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। इन शब्दों का अंतर्भाव किया गया। उसके पीछे वजह ये थी कि ये 3 शब्द ये दर्शाते हैं कि शुरू से ही जो मूल ढांचा है उसका हिस्सा बनकर ये रहा है, ये तीनों शब्द, और इसीलिए उनको अभी प्रकट रूप से उद्देशिका में लाना ये यथोचित है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और इसका मतलब है कि घटना में, राज्य घटना में, हमारे संविधान में चाहे कितने भी सुधार लाएं, जो मूल ढांचा है उसको हाथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब है ये जो शब्द लगाए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। इस विषय पर विवाद अभी हो रहा है। मित्रों, तो अब हम ये जान गए हैं कि हमारा जो संविधान है वो निधर्मी है, और हमारी संविधान की जो उद्देशिका है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारा देश सार्वभौम है, समाजवादी है, निधर्मी है और लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक है। बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं ये जो शब्द है सेक्युलर यानी कि निधर्मी, ये 1976 में इसका अंतर्भाव संविधान में किया गया। लेकिन इसके बाद में जो कहने वाला हूं वो शायद बहुत थोड़े लोग जानते हैं। 17 अक्टूबर 1949 इस दिन जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तब यकायक एक संविधान में सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रस्ताव आ गया। उसमें कहा था कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका होगी उसमें ईश्वर का नाम होना चाहिए, इन द नेम ऑफ गॉड। ये जो सुधार प्रस्तावित किया था वो थे H.V. कामत। उनका ये कहना था, उनका प्रस्ताव ये था कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसकी शुरुआत ही कुछ ऐसे होनी चाहिए कि ईश्वर का नाम लेकर हम भारत के लोग, सबसे पहले ईश्वर का नाम आना चाहिए। संविधान सभा में उस दिन जो उपस्थित अन्य सदस्य थे उन्होंने कामत साहब को बताया कि आप ऐसी जिद मत कीजिए और ईश्वर का नाम लगा देना उचित नहीं है, और इस बात पर वोटिंग होना ये तो बिल्कुल ही गलत काम है। और जब हम बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना के स्वतंत्रता की बात जब हम करते हैं उद्देशिका में, उसी उद्देशिका में ईश्वर का नाम कैसे आ सकता है? लेकिन कामत साहब डटे रहे। उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आगे चलाया। इसीलिए फिर डिवीजन वोट की मांग हो गई, और फिर जब वोटिंग हो गया तो ईश्वर का नाम लेने के तरफ से 41 लोगों ने मत दिया और 68 लोगों ने उसके खिलाफ मत प्रदर्शन किया, यानी कि वो जो सुधार था वो नहीं हो पाया।
तुरंत बाद ऐसे ही दूसरा प्रस्ताव आ गया। इस बार प्रोफेसर एस.एल. सक्सेना, इन्होंने दलील की, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ईश्वर का तो नाम लेना ही चाहिए, बट ईश्वर के साथ में महात्मा गांधी जी का भी नाम लेना चाहिए। और उन्होंने दुनिया के और संविधानों का उदाहरण दिया, जैसे कि आयरिश संविधान का उन्होंने उदाहरण दिया, जिसमें बिल्कुल शुरू में ही प्रियम्बल की बिल्कुल शुरुआत परमेश्वर से होती है, और जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए निछावर की थी, उनके सारे नेताओं के नाम भी प्रियम्बल में लगाए गए हैं। तो क्यों न हम ईश्वर का भी नाम ले ले और महात्मा गांधी जी का भी नाम ले ले। लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तीसरी बार और एक प्रयास किया गया। पंडित गोविंद मालवीय, उन्होंने तो प्रस्ताव दिया कि परमेश्वर, द सुप्रीम बीइंग, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स एंड महात्मा गांधी, ऐसे शब्द प्रयोग उद्देशिका में चाहिए। लेकिन इस पर जो मतदान हुआ था पहले, उसकी वजह से, उसका कारण दिखाते हुए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस संविधान सुधार को भी मना कर दिया। अंत में जो संविधान सभा ने पारित किया वो था जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रस्तावित किया था, जिसमें ईश्वर का, परमेश्वर का या महात्मा गांधी का, इसका किसी का भी नामोल्लेख नहीं था। और प्रियम्बल की उद्देशिका की शुरुआत इस प्रकार ऐसे ही हो गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और फिर आगे बाकी शब्द प्रयोग आते हैं। मित्रों, उद्देशिका से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, और आगे चलकर उसमें जो भी आता है, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम अगले चरण में अवश्य बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। लेकिन जाने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपको भीम भाष्य, ये ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है, तो इसे अवश्य लाइक कीजिए, इसे जरूर शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।